तो बच्चे हम शुरुआत करते हैं। किस चीज की शुरुआत करते हैं? हम अमेंडमेंट्स कंप्लीट करेंगे आज, और आप 15 मिनट शांति से बैठेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगी। और अगर आप ऐसे ही हो हल्ला करोगे तो क्या पता आज पूरी क्लास ही लग जाए। ठीक है, ऐसे मत करो आप। ठीक है, तो आप थोड़ा शांति बनाए रखें और बताएं पेज नंबर कौन सा है। 79। अच्छा, हाँ इधर आ जाओ, चैप्टर नंबर 9 पे। तो देखा बेटे, इको में कितना बढ़िया बढ़िया मैं ऐसे डायग्राम बनाता हूं। तो पहले हम बता देते हैं कि हमने लास्ट क्लास में, बच्चे बस शांत हो जाओ। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने चैप्टर्स की जो है अमेंडमेंट कवर कर ली थी। अब हम जो है क्या कहते हैं, 9th चैप्टर की अमेंडमेंट कवर करेंगे। 9th चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 9 पेमेंट का चैप्टर है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, पास होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जो है चेंज आ गया है मई वाले बैच के अंदर। ठीक है, 3 चैप्टर तो ऐड कर ही दिए हैं, प्लस के चैप्टर नंबर 3 में भी ईसीओ का टॉपिक भी पूरा डाल दिया, तो वो भी जो है क्या कहते हैं पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई गलती से भी दिक्कत करता है तो बच्चा मतलब पास नहीं हो पाता, तो इसलिए जो है मैं तो यही चाहता हूँ कि आप पास हो जाइए। तो अब मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक आरबीआई ने एक थोड़ा सा, आरबीआई ने एक हमारा जो कल मैंने बताया था कि सारी जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो कौन दे रहा है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, वो अमेंडमेंट दे रहा है। वो क्या करता है, उसने एक फिर से क्लैरिफिकेशन डाला, कोई रूल जो है अमेंड किया। क्या रूल अमेंड किया कि भाई कई बार क्या होता है कि आप अगर अपना जो चलान बनाते हैं ना, पीएमटी 06 चलान, कि आपने पीएमटी 06 चलान बनाया, तो पीएमटी 06 चलान बनाया और उस चलान से क्या कहते हैं अपना क्लाइंट को भेज दिया। तो ये चलान बनाया और चलान बनाकर आपने क्लाइंट को दे दिया कि जा भाई क्लाइंट अपना जमा कराया, और क्लाइंट जाकर उसके अंदर जो है अपना पैसा जमा कराया, पैसा डिपॉजिट कराया। बट कई बार डिपॉजिट कराया लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। कहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होता? रिफ्लेक्ट नोट, ऐसे लिखना चाहिए, नोट रिफ्लेक्टेड, नॉट रिफ्लेक्टेड इन ई कैश लेजर। तो बड़ी दिक्कत होती है फिर एसएससी को, क्लाइंट को बहुत दिक्कत होती है, वहां पर ऑनलाइन एक फॉर्म भरना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अब जो है क्या कहते हैं अपना गवर्नमेंट ने बोला कि आपको कोई दिक्कत देने की जरूरत ही नहीं है, हम ही करेंगे। हम ही क्या करेंगे, हम अपना जो है एक, आरबीआई क्या करती है, हर ट्रांजेक्शन का एक ई स्क्रोल बनाती है। ई स्क्रोल, ई स्क्रोल, ई स्क्रोल एक तरह से ट्रांजैक्शन आईडी है, कुछ इस तरह से एक आरबीआई बनाती है। आरबीआई क्या करती है, जैसे ही कोई बैंक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करता है, जैसे मान लो आप बैंक में गए, बैंक में जाके आपने पैसा जमा कराया, तो हर ट्रांजैक्शन का आरबीआई के पास रिकॉर्ड बनता है। तो आरबीआई के पास रिकॉर्ड बनता है कि ये पैसा कहां से कहां तक गया, इस तरह से ट्रेसेबिलिटी बनती है। तो हर ट्रांजैक्शन का आरबीआई एक जो है ई स्क्रोल मेंटेन करती है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं लेकिन गवर्नमेंट के ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं हुए, तो क्या गवर्नमेंट के पास पहुंचे या नहीं पहुंचे, या किसकी गलती है? क्या बैंक की गलती है या फिर अपना क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट की वेबसाइट की गलती है, गवर्नमेंट के पास पैसे पहुंच गए हैं? तो हम जो है क्या करेंगे, हम अपना ई स्क्रोल के अंदर, ई स्क्रोल के अंदर क्या करेंगे, आरबीआई का ई स्क्रोल चेक करेंगे, और ई स्क्रोल के अंदर चेक करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कहां पर गड़बड़ हुई है, कहां फेल हुई है, और उसको ट्रेस करके आपके पैसे जो है आप तक पहुंचा देंगे, यानी कि वो ई कैश लेजर तक रिफ्लेक्ट कर देंगे। हाँ, वेबसाइट की गलती है तो उसको ठीक करके इसको अपना ई कैश लेजर में आ जाएगा। बैंक की गलती है तो बैंक को बोला जाएगा या तो रिफंड कर दे, या फिर क्या कहते हैं अपना ठीक तरीके से अपना गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे डाल दे, ताकि वो वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इसमें अपने को कुछ नहीं करना, ये सारा बैक एंड के लिए रूल है, यानी कि फ्रंट एंड पे हमें कुछ नहीं करना। हमें तो बस सिंपल सा है कि पैसा आपने जमा कराया बैंक के अंदर और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ई कैश लेजर के अंदर, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। तो गवर्नमेंट कहती है कि क्या करना चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा,
मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, बैंक वगैरह को, या जो गवर्नमेंट का जो जीएसटी का डिपार्टमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, ई स्क्रोल, ई स्क्रोल जो है क्या कहते हैं अपना, वो चेक करना पड़ेगा आरबीआई का। और आरबीआई का ई स्क्रोल चेक करके और फिर जो है क्या करना पड़ेगा, फिर हाँ, फिर उसको रिफ्लेक्ट कर देना पड़ेगा ई कैश लेजर के अंदर। तो ई स्क्रोल को जो है क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, चेक ई स्क्रोल। तो जहां पर बैंक जो है आपको सिन नंबर नहीं दे पाता, तो ये नोट रिफ्लेक्टेड मतलब ई कैश लेजर का मतलब है, ये बोल रहा है कि सिन नंबर भी नहीं आया। तो सिन नंबर भी नहीं भी आया तो ये बोलता है कि नोट रिफ्लेक्टेड का मतलब है कि सिन नंबर नोट गिवन बाय बैंक। बैंक कहता है कि भाई सिन नंबर पता है क्या होता था, दो नंबर होते थे, एक था सी पिन, एक था सिन। सी पिन नंबर तो होता था कि जो हमने चालान जनरेट किया उसका नंबर होता था, फिर उसमें 3 डिजिट का जो है ब्रांच कोड ऐड हो जाता था, तब सिन नंबर बनता था। तो मतलब अभी पैसा पेमेंट नहीं हुआ अगर सिन नंबर जो है नोट गिवन, बैंक ने सिन नंबर नहीं दिया। तो देखो आगे क्या लिख रखा है, तो बोलता है कि इन केसेस वेयर बैंक फेल्स टू कम्युनिकेट सिन नंबर कम्युनिकेट नहीं कर पाया, ठीक है, और सिन नंबर कम्युनिकेट नहीं कर पाया तो क्या करना पड़ेगा, तो अपडेटेड नेक्स्ट डे। तो हम कहते हैं कि भाई वादा करते हैं आपको नेक्स्ट डे आपका अपडेट कर देंगे। तो टैक्स पेयर्स आर अपडेटेड नेक्स्ट डे ऑन द बेसिस ऑफ आरबीआई ई स्क्रोल फाइल। तो आरबीआई की फाइल होती है और जिसके अंदर क्या कहते हैं हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है। तो कंटेनिंग द सक्सेसफुल पेमेंट मेड अगेंस्ट द सिन एज शेयर्ड बाय द बैंक्स विद आरबीआई। आर बैंक्स को क्या करना पड़ता है, बैंक्स को जो है जैसे ही आप पेमेंट करोगे बैंक्स को डिटेल देनी पड़ती है कि हमने आज दिन में कितनी कितनी पेमेंट की है। तो आरबीआई जो है अपना जो है सारी डिटेल मांगता है बैंक से। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बैंक है, तो बैंक क्या करेगा, जैसे आप गए, आपने बैंक में पैसा जमा कराया, तो ये असेसी हो गया, असेसी ने बैंक में पैसा जमा कराया, तो बैंक क्या करेगा, बैंक जो है आरबीआई को एक फाइल देगा, आरबीआई को फाइल देगा, और हाँ, आरबीआई को फाइल देगा कि मैंने ये सिन नंबर जो है क्रिएट किए, और ये जो है क्या कहते हैं एक सिन नंबर की फाइल देगा आरबीआई को। और आरबीआई उसके बेस पे जो है क्या बनाएगा, उसके बेस पे एक ई स्क्रोल बनाएगा। तो आरबीआई जो है एक ई स्क्रोल बनाता है। तो सिन नंबर्स की सारी फाइल जाती है आरबीआई के पास, और उससे फिर जो है क्या कहते हैं आरबीआई बनाता है ई स्क्रोल बनाता है। तो हाँ, तो ई स्क्रोल बनाता है, उस ई स्क्रोल को ट्रेस किया जाएगा और उसको ट्रेस करके अगले दिन आपके ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ई स्क्रोल को चेक करके और फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट डे जो है वो क्या कहते हैं अपना असेसी को इन्फॉर्म किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा असेसी को कि भाई तेरे पैसे आएंगे नहीं आएंगे क्या है, वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो ये बात यहाँ पर जो है लिखी हुई है। तो आगे चलते हैं। हाँ, एक मिनट नोट करने का टाइम दे दूंगा, पहले रीड करा दूं। देर इज प्रेजेंटली नो प्रोविजन, अभी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि भाई ई स्क्रोल आपको चेक करना है, लेकिन अब अमेंडमेंट कर दी गई कि फ्यूचर में ऐसा प्रोविजन डाल दिया गया कि आपको ई स्क्रोल चेक करना है। ये गलती किसने पकड़ी, कैग ने। कैग जानते हो कौन है? हाँ, यस, कैग। देखो कैग का कितना दिमाग चलता है। कैग कहता है कि भाई अपना जो है ऐसे कैसे तुम काम कर रहे हो, तुम जो है क्या कहते हैं अपना स्क्रोल का फायदा क्यों नहीं उठा रहे, तो कहते हैं फायदा उठाओगे स्क्रोल का, और आप जो है उसके बेसिस पे अपडेट करो ईसीएल। तो आप अपडेशन करो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अपडेट करो ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रोल, ठीक है। तो एमसीक्यू में पूछ सकता है भाई, और तो कहीं आ नहीं सकता ये, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ, बट तो मतलब यही हो गया कि यही लिख रखा है, तो ठीक है। तो यानी कि यहां पर ये बोलता है कि बैंक को क्या करना चाहिए, बैंक को ई स्क्रोल चेक करना चाहिए। तो बैंक को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए ई स्क्रोल, और चेक करेगा ई स्क्रोल, और ई स्क्रोल चेक करके वो गवर्नमेंट को बताएगा, फिर गवर्नमेंट अपना जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इसको अपडेट करेगी। तो गवर्नमेंट फिर क्या करेगी अपना, ये बैंक बताएगा, तो फिर गवर्नमेंट अपना अपडेट करेगी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो अब बेटे आप इस डायग्राम को नोट कर लो।
हाँ जी बच्चे, एक मिनट बच्चे, पहले नोट कर लो। हाँ, ये लिखा है मैंने कि जब एसएससी ने पैसा जमा कराया, जब एसएससी ने पैसा जमा कराया तो कई बार क्या होता है, सिन नंबर बैंक जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता गवर्नमेंट को। तो कई बार क्या होता है कि बैंक सिन की फाइल आरबीआई को तो भेज देता है, बट बैंक जो है क्या कहते हैं जीएसटी पोर्टल को नहीं भेज पाता। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जगह जीएसटी पोर्टल लिख लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। तो जीएसटी पोर्टल को जो है क्या कहते हैं अपना फाइल नहीं भेज पाता, तो बैंक जो है क्या करता है अपना सिन की फाइल जीएसटी पोर्टल को नहीं भेज पाता। तो सिन की जो फाइल है वो नहीं भेज पाता, कई बार भूल जाता है भेजना, ये नहीं भेज पाता अपना जीएसटी पोर्टल को। अगर सिन नंबर भेज दे फिर तो जीएसटी पोर्टल ई कैश लेजर अपडेट कर दे, बट वो कर नहीं पाता क्योंकि सिन की फाइल नहीं भेजी। तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं अब यहां पर लिखा गया कि ई कैश लेजर को अपडेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रोल विच इज गिवन टू द आरबीआई। तो जो आरबीआई को जो अपना सिन फाइल दी जाती है उस पे जो ई स्क्रोल बना होगा, तो उससे जो है क्या कहते हैं हम क्या करेंगे, चेक करके और बैंक इसको अपडेट करेगा जीएसटी पोर्टल को, और फिर पोर्टल जो है ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ई कैश लेजर रिफ्लेक्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रोल। तो मैं लिख देता हूं कि ई कैश लेजर जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, ये अपना अपडेट होगा ऑन बेसिस ऑफ ई स्क्रोल, इसके बेसिस पे जो है अपना इसको अपडेट किया जाएगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं जी। सबसे पहले हुआ क्या, सबसे पहले ये हुआ कि पहले पैसा डिपॉजिट कराया बैंक के पास, बैंक के पास डिपॉजिट कराया, बैंक जो है क्या कहते हैं अपना सिन नंबर देना भूल गया जीएसटी पोर्टल को, बैंक सिन नंबर देना भूल गया जीएसटी पोर्टल को, भूल गया तो फिर मेरे पैसे ही नहीं आए ई कैश लेजर के अंदर, मैं देखता रह गया पैसे आ जाए पैसे आ जाए, पैसे आए नहीं। फिर जो है क्या कहते हैं अपना बैंक, लेकिन आरबीआई का तो काम पूरा करता है बैंक, तो आरबीआई का काम पूरा करता है, आरबीआई को उसने जो है क्या कहते हैं अपना सील फाइल दे दी, और आरबीआई ने क्या कहते हैं ई स्क्रोल बना दिया। तो वो सब बन चुका। अब यहां पर ये बोला गया पोर्टल को कि भाई तू एक काम कर, तू ना ये आरबीआई की ई स्क्रोल फाइल चेक कर, और उस फाइल को चेक करके, हाँ तो ये एरो यहां से नहीं जाएगा, ये अपना ये चेक करेगा, क्या कहते हैं जो जीएसटी पोर्टल है, पोर्टल जो है क्या कहते हैं अपना चेक करेगा कि भाई ई स्क्रोल फाइल आरबीआई से ले लेगा और चेक करके देख लेगा, मैच करके देख लेगा, और मैच कर लेगा चालान से मैच हो रहा है नहीं हो रहा, तो ई स्क्रोल फाइल को मैच कर लेगा चालान से मैच हो रहा है नहीं हो रहा, और चालान से मैच हो जाएगा तो फिर जो है क्या कहते हैं उस बेसिस पे ये पोर्टल अपडेट कर देगा। हाँ, ई कैश लेजर को अपडेट कर देगा। तो मतलब ई स्क्रोल को मैच करेगा ये पोर्टल, किससे मैच करेगा, चालान से, चालान और ई स्क्रोल को मैच करके देखेगा, और अगर वो मैच हो गया तो इसका मतलब फिर ये पोर्टल अपडेट कर देगा। तो यानी कि फोर्थ स्टेप पे ये है कि ये अपना जो है ये, हाँ मैच करेगा, चेक की जगह बल्कि वर्ड यूज करना चाहिए, मैच, मैच विद चालान, ठीक है। उसके बाद अपडेट ई कैश लेजर, हाँ ये लो दोबारा बना देते हैं, दोबारा बना लो, अपडेट ई कैश, ये लो बच्चे। हाँ, अब मैं टच नहीं कर रहा बेटे, अब ठीक है, अब बस फाइनल है ये। हाँ जी बच्चे पूछो क्या पूछना है। चालान के बारे में जीएसटी पोर्टल, हाँ पहले चालान हम जीएसटी पोर्टल से ही तो जनरेट करते हैं, तो चालान का नंबर शुरू का जो सीपिन नंबर है वो तो जीएसटी पोर्टल पे होता ही है, उस सीपिन से मैच कर लेगा इस स्क्रोल के अंदर कि पैसा आ गया नहीं आ गया, ठीक है। तो बताओ, नोट कर लो इसको फटाफट। हाँ बेटे फाइनल है, आगे चलते हैं, 5 लिख दो, इसमें क्या है। हाँ चलो बेटे आगे चलो, सुनो अब। हाँ अब सुनो नेक्स्ट, कोई काम की बात तो है ही नहीं यार, छोड़ इसको, आगे चलो। रिटर्न चैप्टर, रिटर्न चैप्टर, भाई बच्चे लास्ट चैप्टर है, चुप हो जाओ।
रिटर्न चैप्टर में अमेंडमेंट है 2। पहली सुनो, पहली अमेंडमेंट है भाई, जब हम फाइल करते हैं R1 फाइल नहीं करने दी जाएगी। ये बोला गया कि कुछ लोगों को R1 फाइल नहीं करने दी जाएगी। रजिस्टर्ड पर्सन इज डिबार्ड फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ R1। तो रजिस्टर्ड पर्सन इज डिबार्ड, डिबार्ड मतलब नहीं करने दी जाएगी, फ्रॉम R1 फाइल करने से नहीं, मना कर दिया जाएगा। किन किन को मना कर दिया जाएगा? पहला बंदा वो जिसने पिछले महीने की R1 ना फाइल की हो, जिसने पिछले महीने की, पिछली अमेंडमेंट थी, पिछले अटेम्प्ट की, वो करवा दी थी मैंने, जिसने पिछले महीने की R1 ना फाइल की हो, तो रजिस्टर्ड पर्सन इज डिबार्ड फ्रॉम फाइलिंग ऑफ R1। जिसने पिछले महीने की R1 फाइल ना की हो, रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फाइल्ड 3B ऑफ प्रोसीडिंग मंथ, पिछले महीने की 3B ना फाइल की हो, तो ये लिखेंगे अपन, रजिस्टर्ड पर्सन इज डिबार्ड फ्रॉम R1 इफ ही हैज नॉट फाइल्ड 3B। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो 3 केसेस बताओ जिसमें R1 नहीं फाइल करने दी जाएगी। थ्योरी के केसेस ऐसे ही बनते हैं, जहां 3 पॉइंट दिखे इसका मतलब थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। तो इफ ही हैज नॉट फाइल्ड 3B ऑफ प्रीसीडिंग मंथ, पिछले महीने की 3B नहीं भरी तो आपको R1 भी जो है नहीं फाइल करने दी जाएगी। पिछले महीने की 3B नहीं भरी तो R1 नहीं फाइल करने दी जाएगी, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये तो है सेम। आगे चलते हैं। और इसके अलावा जो QRMP वाला है उसमें लिख रखा है शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द R1 इफ ही हैज नॉट फर्निश द 3B ऑफ प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड, यानी कि पिछले क्वार्टर की। तो यहां पर पिछले मंथ की जगह क्या हो जाएगा? क्वार्टर हो जाएगा, तो ये हो गया क्वार्टर। ठीक है, ऐसे ही बना देते हैं अपन। और भाई R1 और साथ में IFF भी लिख रखा है कि जो बंदा IFF फाइल करता है उसको IFF फाइल नहीं करने देंगे, जो R1 फाइल करता है उसको R1 नहीं फाइल करने देंगे। ठीक है, हाँ, QRMP वाला IFF करता है उसको IFF फाइल नहीं करने देंगे, और नॉर्मल R1 फाइल करता है उसको R1 नहीं फाइल करने देंगे। और प्रभु ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके बाद अब अमेंडमेंट ये भी पिछली बार करा दी थी मैंने कि भाई पहले हुआ करता था कि जिस बंदे ने 86B रूल, जिस बंदे ने 86B रूल अपना ना लगाया हो, जिस बंदे ने 86B रूल ना लगाया हो उसको जो है क्या कहते हैं अपना, जिस बंदे ने 86B रूल ना फॉलो किया हो उसको भी R1 फाइल नहीं करने देंगे। 86B रूल क्या होता था भाई? 99% तक ही आप ITC यूज कर सकते हो, 1% आपको कैश में पे करना पड़ेगा। जिसने ये रूल फॉलो ना किया हो उसको भी हम क्या नहीं करने देंगे? R1 नहीं फाइल करने देंगे। पहले होता था, अब इसको क्रॉस कर दिया गया है, इसको क्रॉस कर दिया गया। इसका मतलब 86B रूल जिसने ना फॉलो किया हो वो भी R1 भर सकता है। ठीक है, तो इसके साइड में ही लिख लो कि अपना जिसने जिसने वही लिख लो, चाहे जिसने 86B रूल फॉलो ना किया हो, ना किया हो, वो भी R1 भर सकता है, R1 भर सकता है। ठीक है, ये एक चेंज आया था। और असली चेंज तो अब ये डी पॉइंट में आया है, एक नया पॉइंट इन्होंने ऐड किया है। असली चेंज आया है डी पॉइंट में, एक नया पॉइंट ऐड किया है। पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको डी पॉइंट कराता हूं। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो इन्होंने ऐड किया है वो ये ऐड किया है, एक रूल ऐड किया है 88C जी। 1% कैश में तो भरना ही पड़ेगा ना भाई। 1%, अगर 86B रूल तोड़ोगे तो फिर वो क्या करेगा सामने वाला? वो अपना क्या कहते हैं, आपको कोई और कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। वो गड़बड़ एक तो ये था कि ITC नहीं मिलेगा, आपका जो सप्लाई, आपका जो रेसिपेंट होगा उसको ITC नहीं मिलेगा। दूसरा, 86B फॉलो नहीं करोगे तो और क्या होगा? और क्या होगा? वो कोई पेनल्टी या कोई फाइन लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो ब्लॉकिंग करेंगे। बट फिलहाल R1 ब्लॉक नहीं करी। कुल मिला के बात ये है कि R1 को ओपन कर दिया गया। अदरवाइज 86B रूल फॉलो नहीं करोगे, एक तो रेसिपेंट को ITC नहीं मिलेगा, वो तो बात पक्की है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट में आ जाएगा। ये मैंने उस पॉइंट में कराया था कि रिस्ट्रिक्टेड और ब्लॉक्ड क्रेडिट के अंदर, तो अगर 86B फॉलो नहीं करेगा सप्लायर तो ITC पास ऑन नहीं होगा। ठीक है, और भी कुछ ना कुछ तो करेंगे, बट ये है कि इसका मतलब ये आजादी नहीं मिल गई कि आप 86B रूल जो है क्या कहते हैं अपना फॉलो ना करो। तो डी पॉइंट जो है क्या कहते हैं, पहले उसकी बात करते हैं।
डी पॉइंट की बात ये है कि इन्होंने अपना नया रूल इंसर्ट किया, जिस रूल का नाम है 88C। और ये रूल क्या है, पहले मैं रूल समझा देता हूं, फिर ये आपको ये समझ आएगा कि अपना यहाँ पर सीधा अब ये सेकंड पॉइंट तो करना ही नहीं, थर्ड करना ही नहीं, अपनी अगली अमेंडमेंट सिर्फ यही है 80, ये फोर्थ भी नहीं करना, फिफ्थ भी नहीं करना। अगला पेज कौन सा दे रखा है मैंने आपको? हाँ, अगला पेज कौन सा दे रखा है मैंने आपको? 96। हाँ, बस सीधा वही आप आ जाओ 96 पेज पे, सीधा 96 पेज। अच्छा, 96 पेज पे नहीं है 88C, एक और भी है 90, 97 से शुरू हो जाता है। 97 पेज पे आ जाओ, ये रहा, ये 10th पॉइंट है, ये 10th पॉइंट। भाई ये 10th पॉइंट क्या बोलता है? ये बोलता है कि आपने R1 भरी, आपने R1 में टैक्स क्या दिखा दिया? ज्यादा। R1 में आपने टैक्स मतलब सेल दिखा दी ज्यादा, लेकिन 3B में आपने उतना टैक्स नहीं भरा जितना उतनी सेल पे बनता था। मतलब R1 और 3B में मिसमैच है, कुल मिला के बात ये है, R1 और 3B में मिसमैच है। R1 में टैक्स बनता है ज्यादा, लेकिन 3B में उतना पे नहीं किया, और 3B में आपने मिसमैच कर दिया, R1 और 3B के अंदर मिसमैच कर दिया। तो गवर्नमेंट कहती है, पहले तो आप ऐसे कर लेते थे बच जाते थे, आज अब गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको क्या करेंगे, एक इंटीमेशन सेंड करेंगे। आपको एक इंटीमेशन, एक चिट्ठी आएगी, एक लेटर आएगा कि आपका R1 और 3B मिसमैच होता है। और ये एक चिट्ठी आएगी कि आपकी R1 में सेल है मान लो 80 लाख रुपए, 3B में सेल है आपने कम दिखा रखी है, तो एक मिसमैच की आपको नोटिस आ जाएगा। उस नोटिस में आपको बताना पड़ेगा, उसका रिप्लाई देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, व्हाट आर द रीजंस, क्या रीजन है कि आपने क्यों दिखाया, ऐसा अलग क्यों दिखाया। और अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है, जो कि होगा ही नहीं, वैलिड रीजन ऐसे कैसे हो सकता है, अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है तब तो ठीक है, अगर कोई वैलिड रीजन नहीं है तो आपको क्या, जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो ये सिंपल सा रूल है। तो मतलब जिस बंदे का डिफरेंस आ रहा है ना R1 और 3B के अंदर, वो बंदा अगली R1 फाइल नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हो? 88C रूल क्या कहता है? 88C रूल कहता है कि R1 और 3B में क्या है, डिफरेंस। अगर आपका किसी महीने की R1 और 3B में डिफरेंस आ गया तो अगले महीने की क्या नहीं भर पाओगे आप, R1 नहीं भर पाओगे। ठीक है, ये तो वहां लिखा है, यानी कि कहां लिखा है, यहां पे लिखा है कि चैप्टर नंबर 10 में, यहां पर इस लाइन में लिखवाना है मैंने कि अगर R1 और 3B में डिफरेंस आ गया तो आप अगले महीने की R1 नहीं भर पाओगे। एक रूल तो है ये। दूसरा रूल क्या बताया कि अगर R1 और 3B में डिफरेंस आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो है इंटीमेशन आएगी, इंटीमेशन को आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। और साथ में आपको दो काम कर सकते हो आप, क्या दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो गवर्नमेंट को क्या कर दो, सेटिस्फाई कर दो कि भाई मेरे पास ये रीजंस हैं, या फिर क्या कर दो, गवर्नमेंट को पे कर दो विद इंटरेस्ट कि भाई मैं इसलिए जो है हाँ जो टैक्स ये बनता है डिफरेंस, और ये साथ में इंटरेस्ट ले लो आप। तो ये चीज है। तो कहने का मतलब क्या है कि 88C रूल भी मैं लिखवा देता हूं, और पहले बट आपको वही लाइन पूरी करवा देता हूं ताकि वो तो कंप्लीट हो जाए। 88C रूल भी करवा दिया है मैंने, अभी रीड करवा दूंगा और साथ में कुछ नोटिंग भी करवा दूंगा। तो वापस आते हैं, पेज नंबर कौन सा था वो? हाँ, तो ये देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, रिजिस्टर्ड पर्सन टू होम एन इंटीमेशन हैज बीन इशूड। जिस बंदे को इंटीमेशन इशू कर दी गई, टू होम एन इंटीमेशन हैज बीन इशूड, जिस बंदे को इंटीमेशन दे दी गई, कहां इंटीमेशन आएगी, ऑन कॉमन पोर्टल। क्या मतलब है, तो ईमेल आईडी नहीं आएगी, जीएसटी पोर्टल पे ही आएगी। अच्छा, कौन से रूल के अंदर? रूल है 88C जो आगे डिस्कस किया गया है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टैक्स पीरियड, और उस बंदे को हम ये फाइल करने नहीं देंगे। तो लिख रखा है, शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। तो सीधा इतना ही लिख देते हैं ना, शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश R1, उसको हम R1 फाइल नहीं करने देंगे, या फिर आप उसको हम IF फाइल नहीं करने देंगे सब्सिक्वेंट पीरियड्स की। अगर एक महीने में आपकी ये गड़बड़ आई ना 88C वाली, तो सब्सिक्वेंट पीरियड की आपको क्या नहीं फाइल करने देंगे, हम ये R1 या IF नहीं फाइल करने देंगे। तो यहीं पे लिख देते हैं, रिजिस्टर्ड पर्सन इज डिबार्ड फ्रॉम दिस इफ इफ if he has received an intimation, if he has received an intimation on common portal, on common portal under rule
88C, तो कॉमन पोर्टल पे अगर आई है तो उसको हम ये फाइल नहीं करने देंगे, ये बात लिख दिया आप, ठीक है। हाँ, मिसमैच की वजह से ही आएगी और किसी वजह से नहीं आएगी। रूल 88C इसी वजह का है, मिसमैच का ही है। तो अगर मिसमैच होता है तो आपको इंटीमेशन आएगी, और अगर इंटीमेशन आ गई तो अगले महीने की आप R1 फाइल नहीं कर पाओगे या IF फाइल नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप इंटीमेशन ठीक कर देते हो, मतलब उसका रिप्लाई कर देते हो या फिर टैक्स पे कर देते हो, तो क्या भर सकते हैं? हाँ, फिर भर लेना। देखो आगे क्या लिखा रखा है, अनलेस, अनलेस का मतलब तब तक नहीं भर पाओगे जब तक इसका रिप्लाई नहीं कर देते। अनलेस ही हैज ईदर डिपॉजिटेड द अमाउंट, या तो उसका अमाउंट डिपॉजिट करा दो, ही हैज डिपॉजिटेड द अमाउंट, और हैज फर्निश्ड द रिप्लाई एक्सप्लेनिंग द रीजंस ऑफ एनी अमाउंट रिमेनिंग अनपेड। और रीजन बताना पड़ेगा कि सर सीए की गलती हो गई थी, उसने गलत कैलकुलेशन कर दिया, जो भी रीजन है कि जो अनपेड रह गया। तो कहने का मतलब ये है, उस वो नहीं भर पाएगा, ही हैज रिसीव्ड एन इंटीमेशन नहीं भर पाएगा, अनलेस, अनलेस मतलब, या फिर आप फुल स्टॉप लगा के लिख देते हैं, बट इफ ही, इफ ही डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड द अमाउंट, if he deposited the amount or furnished a reply, furnished a reply explaining the reason, explaining the reason of unpaid, reason of unpaid tax, unpaid tax, then he can file R1 या IFF। तो यही हो गया बेटे आपकी ये वाली अमेंडमेंट खत्म। तो इसमें अमेंडमेंट तो सिर्फ जो है ये नीचे वाला पॉइंट था, पहला पॉइंट तो था ही नहीं अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट तो सिर्फ ये वाला पॉइंट था, अमेंडमेंट तो पीछे वाला पॉइंट तो अमेंडमेंट था ही नहीं। तो अमेंडमेंट क्या थी, अमेंडमेंट, सॉरी ये वाली नहीं थी, हाँ यही वाला था। अमेंडमेंट क्या था, अमेंडमेंट ये था कि अगर कोई भी जो है क्या कहते हैं पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन को क्या मिलता है, इंटीमेशन मिलता है मिसमैच का, तो फिर वो R1 नहीं भर पाएगा, और R1 वो फिर भर पाएगा जब क्या कहते हैं उसका मिसमैच क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, ठीक है। तो फिर वो R1 भर पाएगा। तो मिसमैच दूर हो जाता है यानी कि टैक्स भर देते हो या रिप्लाई कर देते हो, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चे नेक्स्ट आते हैं अपन, अगला पेज कौन सा बताया था मैंने, 96। 96 पे एक और चेंज आया है पेनल्टीज का। पेनल्टीज आपको याद करनी पड़ेंगी, पेनल्टी का चेंज आया है 96 पेज पे। पेनल्टी तो पहले भी थी, रिटर्न ना फाइल करो तो पेनल्टी थी, पिछले साल अमेंडमेंट थी, ये अमेंडमेंट है 9th पॉइंट, ठीक है, ये सेकंड लास्ट पॉइंट है। पिछले साल अमेंडमेंट किस चीज की थी पेनल्टी में, पिछले साल अमेंडमेंट इस चीज की थी पेनल्टी में, पिछले साल अमेंडमेंट इस चीज की थी पेनल्टी में कि जो बंदा R1 टाइम पे ना फाइल करे, 3B टाइम पे ना फाइल करे, उनके लिए अमेंडमेंट थी। उनके लिए वो कई सारे केसेस कराए थे, कई सारे केसेस थे, टर्नओवर कम है तो क्या होगा, टर्नओवर ज्यादा है तो क्या होगा, वो सब केसेस कराए थे। और अब इस साल जो है क्या कहते हैं अमेंडमेंट उसने निकाली है किस चीज के लिए, अपना एनुअल रिटर्न के लिए, कि जिसने एनुअल रिटर्न टाइम पे फाइल ना की उसकी। और पहले ये रूल था कि अगर एनुअल रिटर्न ना फाइल करो तो अपना जो लास्ट वाला है ना ये लगता था 100 रुपए पर डे और 0.5% ऑफ टर्नओवर ये लगता था। अब इन्होंने 2 केसेस और ऐड कर दिए, तो कुल मिला के ये 2 केसेस जो ऐड किए हैं ये अमेंडमेंट है, पूरी अमेंडमेंट तो है ही नहीं। तो एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो लेट फीस है वो अमेंडमेंट है। तो एनुअल रिटर्न फाइल करने की लेट फीस में अमेंडमेंट लाई है उन्होंने कि एनुअल रिटर्न अगर आप लेट फाइल करोगे तो कुछ लेट फीस लगती है, और उस लेट फीस के अंदर अमेंडमेंट लाए हैं। और क्या अमेंडमेंट लाए हैं, देखो सिर्फ अपने को ये टेबल याद करनी है, ऊपर क्या लिखा रखा है उसको छोड़ो। तो ये टेबल है,
ये टेबल याद करनी है, टेबल दोबारा तो मैं बनवाऊंगा नहीं, यहां पर तो सिर्फ यहां पर ये लिख देते हैं कि अपना सेकंड अमेंडमेंट कौन सी है। सेकंड अमेंडमेंट है कि लेट फीस ऑफ एनुअल रिटर्न उसको कम किया गया है। बस ये सेकंड अमेंडमेंट है, आप रेफर कर लो नोट्स या स्टडी मेट, जो भी मटेरियल है, ये ICAI मटेरियल 97 पेज पे, पेज 97। तो भाई अब आ जाओ इस टेबल पे, फटाफट आ जाओ इस टेबल पे। हालांकि मैंने ये जो नोट्स लिखवाए हैं ना 2 दिन के अंदर, ये सफिशिएंट है अपने आप में, बहुत चीजें लिखवा दी जो है काम का जो भी था। बट स्टिल अगर आपको लैंग्वेज रीड करनी हो तो आप ये जो 15 पेज दिए हैं वो उसमें से कर सकते हो। तो अब इसको पढ़ा देते हैं बेटे। भाई टेबल में क्या फर्क आया? कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। ये तो पहले भी था, 100 रुपए पर डे और 0.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, ये तो पहले भी था। 0.5% टोटल है, 0.25% CGST, 0.25% SGST, और 100 रुपए CGST, 100 रुपए SGST, यानी कि 200 रुपए पर डे या 0.5% ऑफ टर्नओवर, ये तो पहले भी था। बट इन्होंने अब ये किसके लिए कर दिया? सिर्फ बड़े लोगों के लिए, बड़े, बहुत ही बड़े वाले, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 20 करोड़ रुपए इन द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल नहीं है, प्रीसीडिंग नहीं है, रेलेवेंट है। प्रीसीडिंग नहीं है, रेलेवेंट है। प्रीसीडिंग नहीं है, रेलेवेंट है। रेलेवेंट क्यों? क्योंकि जिस साल की एनुअल रिटर्न भरनी है उसी साल की टर्नओवर देखनी है। जिस साल की एनुअल रिटर्न भर रहे हो उसी साल की देखनी है। हमें तो 22-23 की एनुअल रिटर्न भरनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सिलेबस में 22-23 है। 22-23 की एनुअल रिटर्न जाएगी 31 दिसंबर, ठीक है, वो लास्ट डेट होती है। अगर 31 दिसंबर 23 से बाद आप भरोगे तो फिर ये लेट फीस लग जाएगी। तो 22-23 रेलेवेंट अपना जो ईयर है वो तो लगभग 22-23 है। तो मतलब कहने का ये है, जिस साल की एनुअल रिटर्न भर रहे हो उसी साल की टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। अब देखो यहां पर जो है, अगर उसकी टर्नओवर कम होती है 5 करोड़ से ज्यादा 20 से कम, 5 से ज्यादा 20 से कम, 5 से ज्यादा 20 से कम, अब 20 तक है, सॉरी 5 से ज्यादा 20 तक, 5 से ज्यादा और 20 तक, 20 से ऊपर तो ये लागू हो जाएगा, सही बताया आपने चश्मे वाले भैया। तो 5 से ज्यादा 20 से कम, तो 20 तक, तो वहां लगता है 100 रुपए पर डे। बेटे वहां 200 रुपए था, गेम खेल रहे हैं देखो, शुरू में 50 रुपए था बेटे, पहले 50, फिर 100, फिर 200, डबल कर रहे हैं सीधा, ठीक है, 50, 100, 200। लेकिन ये डबल नहीं कर रहे, ये जो है ना अपना टर्नओवर वाली परसेंटेज, ये है सिर्फ 0.04%, और उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 0.5, बहुत ज्यादा है। 0.5 को 0.04 से डिवाइड करूंगा, 0.5 डिवाइड बाय 0.04, लगभग 12.5 गुना कर दिया, 12.5 गुना कर दिया। तो यहां पर जो है फिक्स है 0.04, ऊपर भी 0.04, 0.04 के अंदर आधा आधा है बेटे, 0.02 CGST, 0.02 SGST, और यहां पर भी 0.02 CGST, 0.02 SGST, और ऊपर 100 रुपए में भी आधा आधा है, 50 CGST, 50 SGST, टोटल 100 रुपए। तो इसी से खेलना बंद कर, अपना इसको पढ़ाई पे ध्यान दे। कोई बात नहीं, ठीक है, खेल ले, ठीक है। तो मैं आपको याद करा देता हूं ये क्या है। अगर एनुअल रिटर्न लेट फाइल करते हो तो पेनल्टीज लगती हैं। अगर एनुअल रिटर्न जो है लेट फाइल करते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कौन कौन सी होगी? पहली पेनल्टी होगी, पहली पेनल्टी कौन सी होगी? अब भाई अगर आपकी उस साल के टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है तो पेनल्टी होगी 200 रुपए पर डे, और 0.5% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज हायर, ठीक है। लोअर भी ध्यान रखना है, जनरली गवर्नमेंट हायर करती होती है, लोअर क्यों कर दिया यार? हायर करती है तभी तो ज्यादा पैसा मिलेगा, लोअर कर दिया, कमाल है। एसएससी के लिए फायदा कर रही है इसका मतलब। तो अगर 5 से 20 है तो क्या करना है? 100 रुपए, और 100 रुपए पर डे। पर डे का मतलब पता है क्या है? जितनी रिटर्न लेट फाइल की, मान लो 10 दिन लेट फाइल की, तो 10 दिन के हो गए अपना 100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए, और 0.04%
0.04% तो बहुत कम हो गया भाई। किसी के टर्नओवर मान लो अपना 15 करोड़ है, चलो एक बार करके देखना, करके देखना। मैंने कोई एसएससी का एग्जांपल दे दिया, एनएम, जो हमेशा गड़बड़ करता है। तो एनएम की टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर मान लेते हैं 6 करोड़ रुपए, ठीक है। और एनएम ने 10 दिन लेट फाइल की, 10 डेज लेट, ठीक है। 24,000 कैसे हो गया? 6 करोड़, 6 करोड़ इंटू में 0.04%, 0.04% आएगा ना। तो 0.04% है, 24,000 रुपए ये हो गए, और 10 दिन के 1,000 रुपए हो गए। लोअर तो कितना आ गया? 1,000 ही आ गया। लोअर तो 1,000 ही आ गया भाई। 10 इंटू में 100 रुपए 1,000 आ गया। अगर किसी के टर्नओवर, तो ये है बच्चे पेनल्टी। अब आते हैं सिर्फ लास्ट अमेंडमेंट, पॉइंट नंबर 10, जो समझा तो दिया है, बस इसका नोट करवा देता हूं। 88C, तो अमेंडमेंट नंबर 3 हो गई 88C रूल। तो भाई ये रूल कहता है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी, रूल बोलता है देयर इज डिफरेंस बिटवीन R1 एंड 3B, R1 एंड 3B। तो डिफरेंस कौन से वाला है भाई? डिफरेंस है कि लायबिलिटी इन R1 एक्सीड 3B, 3B से ज्यादा टैक्स बन रहा है। टैक्स लायबिलिटी इन R1 एक्सीडिंग 3B, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? तो जब क्या कहते हैं अपना, क्या होगा कि ये हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है, जो गड़बड़ करता है, एनएम। तो एनएम ने भाई ये फाइल की R1, R1 वो फाइल करेगा कौन सी डेट को? 11 तारीख को, 11th को। किस, और गवर्नमेंट को कॉमन पोर्टल पे फाइल करेगा। गवर्नमेंट छोड़ो, इधर कॉमन पोर्टल लिखता हूं, ठीक है। तो कॉमन पोर्टल पे फाइल करेगा, और कॉमन पोर्टल पे जो है क्या कहते हैं, जब ये फाइल करेगा उसके बाद ये 13 तारीख को, 20 तारीख को 3B फाइल करेगा, 20th को 3B फाइल करेगा। तो 3B की टैक्स लायबिलिटी जो है क्या कहते हैं अपना ज्यादा आ रही है। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इसको इंटीमेशन दिया जाएगा, एनएम को इंटीमेशन दिया जाएगा, एक नोटिस आएगा। तो कॉमन पोर्टल की तरफ से एक इंटीमेशन आएगा, इंटीमेशन। तो इंटीमेशन आएगा, तो उस इंटीमेशन के अंदर जो है क्या करना पड़ेगा? और इंटीमेशन के अंदर लिखा होगा कि आपके पास बेटे 2 ऑप्शन है। तो एनएम को बोला जाएगा बेटे तेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है कि पे कर दे डिफरेंस, पे डिफरेंस, ठीक है, विद इंटरेस्ट, साथ में जो है क्या कहते हैं अपना इंटरेस्ट पे कर दियो। और दूसरा है एक्सप्लेन द डिफरेंस, सेकंड है एक्सप्लेन द डिफरेंस, कि भाई क्या रीजन है, डिफरेंस एक्सप्लेन कर दे, एक्सप्लेन द डिफरेंस। दोनों काम करने पड़ेंगे उसको इन स्पेसिफाइड टाइम, ये दोनों काम उसको करने पड़ेंगे इन स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड है भाई। तो और फिर उसको R1 नहीं भर पाएगा, तो मैं उधर बता ही दिया, ठीक है। हाँ, कम पे किया हो तभी डिफरेंस आएगा। अच्छा, ये बोल रहा है कि इंटीमेशन 2 जगह जाएगा। एक तो इंटीमेशन आएगा कॉमन पोर्टल पे, तो इंटीमेशन एक तो आएगा ऑन कॉमन पोर्टल, और एक आएगा ईमेल आईडी पे। एक तो जाएगा ऑन कॉमन पोर्टल, एक जाएगा ऑन ईमेल आईडी। दो जगह जाएगा। और इंटरेस्ट जो लगेगा वो लगेगा सेक्शन 50 वाला, सेक्शन 50 विद इन 7 डेज। स्पेसिफाइड टाइम कितना है? 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर आपको वापिस करना है।
हाँ जी बच्चे। हाँ हाँ, एक्सप्लेनेशन चेक तो करेगा ये हो। हाँ, अगर क्या। हाँ, वेर नो एक्सप्लेनेशन, एक मिनट रुक जा। अच्छा, हाँ, तो क्या है कि एओ जब अप्रूव करेगा ना उसके बाद या फाइल कर सकते हो। तो इसने क्या बोला, आपने मान लो क्या किया, पे द डिफरेंस कर दिया, ओके। अगर आपने एक्सप्लेनेशन लिख कर दी, आपने जो है क्या कहते हैं लंबा चौड़ा रिप्लाई लिख कर दिया, तो रिप्लाई के बाद जो है क्या कहते हैं एओ इसको करेगा चेक। तो प्रॉपर ऑफिसर इसको क्या करता है, इसको चेक करेगा। तो प्रॉपर ऑफिसर जो है इसको चेक करेगा, इसको एग्जामिन करेगा। और इसको जो है क्या कहते हैं प्रॉपर ऑफिसर करेगा, इसको एग्जामिन, इसको चेक करेगा। तो इफ ये जो आपने रिप्लाई दिया है ये नोट एक्सेप्टेबल रहा, अगर ये रिप्लाई नोट एक्सेप्टेबल रहा, तो इफ रिप्लाई इज नोट एक्सेप्टेबल बाय एओ, नोट एक्सेप्टेबल बाय प्रॉपर ऑफिसर, या तो नोट एक्सेप्टेबल या फिर आपने पे ही नहीं किया, तो या तो नोट एक्सेप्टेबल, या यहां से भी आ जाएगा एक एरो कि या तो आपने एक्सेप्टेबल नहीं रहा या फिर आपने पे ही नहीं किया। तो या फिर आपने पे ही नहीं किया, या तो इफ रिप्लाई इज नॉट एक्सेप्टेबल, और और इफ नो रिप्लाई इन 7 डेज, 7 दिन में आपने या तो कोई रिप्लाई नहीं किया या फिर जो रिप्लाई किया वो पीओ ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उस केस में फिर क्या किया जाएगा, आपसे पैसा, आर1 तो बार करेंगे करेंगे, आर1 तो बैन करेंगे करेंगे, आपसे पैसा रिकवर किया जाएगा एज पर सेक्शन 79। 79 अपने सिलेबस में नहीं है, बट वो सेक्शन का मतलब है रिकवरी प्रोसीडिंग चलेंगी। आपके यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे वगैरह वगैरह, नोटिस आएंगे आपको डिमांड के, तो फिर आपसे क्या करेंगे, रिकवरी में आ जाएंगे, फिर रिकवरी प्रोसीडिंग चलेंगी। यानी कि अगर ऐसा हो गया तो फिर रिकवरी प्रोसीडिंग्स प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 79 ये चलेंगी। और एक तो ये हो जाएगा, साथ में आपको ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक फ्रॉम फाइलिंग ऑफ आर1 और आईएफएफ। ये लो बेटे, सारा का सारा आपको करा दिया। आईसीआई ने इसको देखो कितने लेंदी मटेरियल में लिख कर दिया था, 2 पेज भरे थे, अपन ने मात्र इतना सा लिखा और इसको जो है क्या कहते हैं सारा कवर कर लिया। ठीक है बच्चे, तो अब हम मिलेंगे आपसे फिर कभी। बाय बाय। तो आप सब ये अमेंडमेंट देखें और इनको घर जाके दोबारा पढ़ें, 5 नंबर कम से कम जो है आ सकते हैं इसमें से। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, बेल नोटिफिकेशन, और मेरे हैंडल्स इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें। बाय बाय। हाँ